बिल्कुल नीरज जी, और जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था कि ये जो डीलेवरेजिंग की थीम है वो मार्केट को बहुत जबरदस्त तरीके से पसंद है। इसके लिए हमने देखा कि जैसे ही 44,000 करोड़ की फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म्स की डील अनाउंस हुई, स्टॉक ने करीब करीब 25% की छलांग लगाई पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशंस में। और इसमें सबसे बड़ा जो अहम आपने मुद्दा उठाया है कि कैश फ्लोज जो है वो अभी डेट रिडक्शन में ही जाएंगे, क्योंकि जो पेटकेम का केपेक्स करना था और जियो का जो केपेक्स लगेगा वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। और कहीं ना कहीं जितनी भी कैश अभी कंपनी जनरेट करेगी वो डेट रिटायरमेंट में जाएगी। जियो की अगर आप बात करें तो जियो प्लेटफॉर्म्स की डील के बाद ब्रोकरेज का भी यही मानना था कि जिस प्रकार से फेसबुक ने पैसे डाले हैं उसका एक पोर्शन जो है जियो के केपेक्स के अंदर चले जाएगा और जियो सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि पेरेंट लेवल पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोई निवेश नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप ओवरऑल बेसिस पे जियो के स्टेटमेंट्स भी देखें तो आरपू भी हेल्दी है, 131 रुपए के आसपास। सब्सक्राइबर ग्रोथ करीब करीब 26% हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और एक अहम जो पहलू है जियो का, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स और ग्लोबल कंपनी फेसबुक की डील के बाद सिमिलर स्टेक और निवेश करना चाहते हैं। तो अगर फेसबुक ने 44,000 करोड़ रुपए डाल दिए हैं तो दूसरे इन्वेस्टर्स भी लाइन लगा के खड़े हैं कि उनको भी कोई निवेश का मौका दिया जाए, क्योंकि जो डिजिटल इकोनॉमी है इंडिया की वो बहुत बेहतरीन तरीके से शेप अप हो रही है। और राइट्स इशू जो कि करीब करीब 53,000 करोड़ रुपए का लॉन्च करने जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज 1257 रुपए पे, वो भी एक बहुत जबरदस्त तरीके से लेवरेज जो है कम कर देगा। क्योंकि अगर आप 31 मार्च के एंड का अगर आप डेट फिगर देखें तो कर्ज था करीब करीब 3,36,000 करोड़। और 3,36,000 करोड़ में से कंपनी की योजना ये है कि अगले क्वार्टर में Q1 में करीब करीब 1 लाख करोड़ की पूंजी जुटा ले राइट्स इशू के द्वारा और फेसबुक के डील के द्वारा। तो करीब 33% का डेट में रिडक्शन देखेंगे, कर्ज में कटौती देखेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत एक जबरदस्त अचीवमेंट है। और कंपनी का जो गाइडेंस है मार्च 2021 तक डेट फ्री होने का, उसको पाने का लक्ष्य जो है वो बहुत ही निकट आ रहा है। और बहुत बेहतरीन तरीके से ये पूरी जो बैलेंस शीट मजबूत करने की इस कठिन समय में, इस कोरोना के समय में कंपनी ने ली है, वो मेरे हिसाब से मार्केट अप्रिशिएट करेगा। डेफिनेटली मार्केट अप्रिशिएट करेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, कैश फ्लो के तौर पे ही जो गीगा फाइबर लॉन्च किया गया था पिछली बार एजीएम के बाद से उसकी फुल फ्लेजेड जब शुरू हुई है, तो अभी ये कह सकता हूँ मैं कि पूरी उसने रफ्तार नहीं पकड़ी है अभी। और वो एक बहुत बड़ा कैश फ्लो का जरिया बनेगा, क्योंकि जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन बेस एक्सपेक्ट करके कंपनी चल रही है उससे आप देखेंगे, और उस जिस तरीके से प्लान्स रखे गए हैं अभी भी पेनिट्रेशन बहुत कम है। और जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो एक तगड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम खुलेगी जियो के संदर्भ में, जो बहुत पैसा आएगा। अच्छा सुमित, अगर आपने रिटेल के संदर्भ में कुछ और निकाला हो तो बताइए, फिर उसके बाद मैं विकास जी से उस पर एक राय लूँ। देखिए नीरज जी, जो रिटेल का आंकड़ा है उसमें अनुमान बाजार में पहले ही लग रहा था कि रिटेल के रेवेन्यूज़ के फिगर थोड़े नीचे की साइड आएंगे, और वो नीचे की साइड आते हुए दिखाई पड़े हैं। लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो तो ज़रूर रेवेन्यूज़ के अंदर दिखना था, और दिखा भी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप रिटेल का एडिशन देखेंगे तो एरिया ऑपरेशंस जो है वो करीब 28.7 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास आया, जो कि 26.3 से बढ़ा है सीक्वेंशली, और पिछले साल करीब 22 से। यानी कि एडिशन अभी भी जारी है। थोड़ा सा इम्पैक्ट रेवेन्यूज़ पर ज़रूर आया है, लेकिन इबिटा फ्रंट पर और फुटफॉल फ्रंट पर वहाँ पर ये आंकड़ा ज़्यादा अच्छा आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने जियो में भी ऑब्जर्व किया है, जियो के नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो इनका मुनाफा अनुमान से फार बेटर आता हुआ दिखाई पड़ा है। आरपू इन लाइन विद एस्टिमेट है कि लोअर एंड 132 था, हायर एंड 135 के आसपास था, लेकिन रेवेन्यूज थोड़े से मिस हुए हैं। उसकी वजह हो सकती है कि इनका हायर मार्जिन या प्रोडक्ट मिक्स जो है वो थोड़ा बेटर साइड पर है मार्जिन वाला, जिसकी वजह से इनका मुनाफा जो है थोड़ा बेटर आया है जियो में इन कंपैरिजन टू जो अनुमान लगाया जा रहा था। इसीलिए मुनाफा बेहतर है, मार्जिन बेहतर है, और आरपूस जो है वो इन लाइन के आसपास है। जियो में ये ज़्यादा बेटर साइड आया, और रिटेल के लिए नया मार्जिन एक्सपेंशन और नया स्टोर एडिशन ये काफ़ी क्रूशल माना जा रहा है। जी अच्छा, इसी रिटेल में मैं 2 पॉइंट्स और रख दूँ, उसके बाद विकास जी आप अपनी राय दीजिएगा। रिटेल का जो रेवेन्यू है 38,211 करोड़ है, पिछले साल की इसी तिमाही में वो 36,000 करोड़ था, यहाँ पे इंक्रीमेंट है। एबिट लेवल पे 2556 करोड़ आया, जो 1923 करोड़ था YOY। और मार्जिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो 7% की रखी इन्होंने, पहले जो है 5.2% थी। इस चैलेंजिंग टाइम में अगर रिटेल में मार्जिन आपका इंप्रूव हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। और जैसा कि सुमित बता रहे हैं कि एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ा, यानी एडिशंस हुए हैं आउटलेट्स में, और आजियो के जरिए जो ऑनलाइन ये करते हैं
उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। तो ये रिटेल का जो बिजनेस है, एक्चुअली जो सबसे बड़ा बिजनेस इनका है, इस पूरी बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 2.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू तो खाली यहीं से आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्ले हो रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है रिटेल वाले पे? बिल्कुल नीरज जी, मैं आप सभी को सुन रहा था तो मोर और लेस सभी पॉइंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। जहां तक रिटेल का सवाल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है रिलायंस के लिए, और रिलायंस के जो दोनों कंज्यूमर वाले बिजनेस है, रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो, दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। और ये जो पिछले क्वार्टर के नतीजे, इसमें चूंकि लॉकडाउन सिर्फ 22 मार्च को एप्लीकेबल हुआ था तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट मुझे लगता है करंट क्वार्टर में रिटेल को जरूर थोड़ा नुकसान होगा, काफी नुकसान होना चाहिए, बिकॉज एसेंशियल गुड्स के अलावा बाकी सब रिटेल स्टोर्स बंद है। बट इवन अदरवाइज रिटेल एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है रिलायंस का। और जिस तरह से ये फेसबुक और रिलायंस के बीच में डील हुई है, मुझे लगता है ये जो व्हाट्सएप के जरिए जियो मार्ट का भी जो प्लेटफॉर्म रहेगा, तो सबका बहुत बड़ा फायदा रिलायंस रिटेल को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में जब चीजें नॉर्मल हो जाएगी तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन रिलायंस रिटेल एज वेल एज रिलायंस जियो। और मुझे लगता है जो कदम आज मैनेजमेंट ने उठाए हैं, चाहे वो राइट्स इशू के जरिए 53,000 करोड़ जुटाना है या फिर फेसबुक के साथ जो डील करी है, मुझे लगता है जो भी पॉइंटर्स है वो बिल्कुल डेट कम करने की ओर है, जो कि एक सिर्फ चिंता का विषय रिलायंस के साथ वही है। और मुझे लगता है ये जैसे उन्होंने मुकेश अंबानी जी ने पिछले एजीएम में कहा था भाई 2021 कर्ज मुक्त कर देंगे, तो उसी राह पे चल रहे हैं, और उसका एक डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रिलायंस के स्टॉक में ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म बिल्कुल देखने को मिलेगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगा। शैली, मैं आपके साथ पास आ रहा हूं कुछ पॉइंट्स रखते हुए। एनुअल एबिटा जो है उसने 1 लाख करोड़ क्रॉस किया है पहली बार, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। डिजिटल सर्विसेज का जो रेवेन्यू है, जो एबिटा है माफ कीजिएगा, वो 6,500 करोड़ पहुंच गया है। ये इसने बीट किया है 42% से YOY। और इसके साथ ही रिकॉर्ड एनुअल रेवेन्यू राइज हुआ है 40% का। तो हर फ्रंट पे अगर इसके नतीजों को आप देखें तो वो बीट है। अब जिन लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग और पेटकेम की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं उनके लिए भी बात करूंगा। हमारा जो पेटकेम का एबिट मार्जिन है वो 18.5% है इस चैलेंजिंग टाइम में, जो कि पहले 19% था, वहां से हल्का सा कम हुआ है। रेवेन्यू 32,000 करोड़ का है जो पहले 36 था, फिर मैं कहूँगा इसने चैलेंजिंग टाइम में। और रिफाइनिंग मार्जिन जो हमने देखी है, जीआरएम ने आपको बताया कि हमारा $8.9 का आया है। तो उस सेगमेंट से भी हमें निराशा नहीं हुई है जहां पे हमें डर था कि ग्लोबल ऑयल की इंडस्ट्री जिस तरीके से बिहेव कर रही है वहां पे भी है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड इस क्वार्टर में भी और इस फाइनेंशियल ईयर में बने हैं। शैल जी।